एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम स्टडी सेंटर। टीचिंग एप्टीट्यूड के क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण यानी कि टीचिंग। बहुत दिनों से आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास नहीं हुआ था, लेकिन आज से जो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास कंटिन्यू चलेगा। मैंने आपको बताया था कि टोटल आपका 30 क्लास आएगी टीचिंग एप्टीट्यूड का एंड 16 क्लास आपका हो चुका है। तो अब आपका जो है वो कंटिन्यू क्लास चलेगा। ठीक है, कुछ बेसिक जानकारी हम आपको दे देते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है आपका यूनिट 3 का टॉपिक है। मैंने आपको जो है वो 4 यूनिट कंप्लीट करवा दिया है। आपके सिलेबस में टोटल 8 यूनिट है। पहला यूनिट है शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। दूसरा है बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है। एंड इसके अलावा मैंने जो है वो लीडरशिप भी आपका कंप्लीट करवा दिया है, जो कि आपका यूनिट 5 है। एंड इसके अलावा मैंने आपको इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन भी कंप्लीट करवा दिया है, जो कि आपका यूनिट 7 है। ठीक है, तो ये 4 यूनिट आपका कंप्लीट हो चुका है। ये आपका जो है यूनिट 3 का टॉपिक है शिक्षण यानी कि टीचिंग। यूनिट 3 का नाम है शिक्षण पेशा के प्रति दृष्टिकोण यानी कि एटीट्यूड टुवार्ड्स टीचिंग प्रोफेशन। चूँकि टीचिंग प्रोफेशन के बारे में पढ़ना होता है, तो टीचिंग प्रोफेशन के बारे में पढ़ने से पहले हमें टीचिंग के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, एंड इसी दृष्टिकोण से इस टॉपिक को आपका यूनिट 3 में रखा गया है। हालांकि किसी किसी किताब में आप देखिएगा तो इस टॉपिक को यूनिट 4 में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे आपको यूनिट 3 के दृष्टिकोण से इस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड हमेशा की तरह सबसे पहले आपको थ्योरी बताएंगे एंड फिर उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि यहाँ पे आपका बीएड का कंप्लीट क्लास जो वो नहीं करवाया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पे जो बीएड का कंप्लीट क्लास देखने को मिलेगा। हालांकि वीडियो थोड़ा सा लेट से आ रहा था, लेकिन अब आपका जो है वो कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, रीजनिंग में भी बहुत सारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका और 50% तो कंप्लीट हो चुका है एंड 50% बाकी है, जो कि अब आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि सबसे पहले शिक्षण क्या होता है, इसके मीनिंग को समझते हैं। तो देखिए, साधारण भाषा में अगर आप समझिएगा तो टीचिंग यानी कि क्या होता है, टीचिंग का मतलब होता है किसी को पढ़ाना, किसी को ज्ञान देना। ठीक है, तो शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, एक सोशल प्रोसेस है। शिक्षण शब्द अंग्रेजी भाषा के टीचिंग शब्द से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य क्या है, सिखाना, किसी को समझाना, किसी को सिखाना, किसी को पढ़ाना। ठीक है, शिक्षण एक 3 आयामी प्रक्रिया है यानी कि 3 डायमेंशनल प्रोसेस है। अब 3 डायमेंशनल प्रोसेस है तो जाहिर सी बात है कि इसमें 3 चीज़ों के बारे में बात कही जा रही है। तो कौन सा है वो 3 चीज़, तो शिक्षक, छात्र एवं पाठ्यक्रम। ठीक है, तो 3 आयामी प्रोसेस है जिसमें तीनों का मतलब शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, इतना समझ में आ गया, के माध्यम से अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं। अर्थात किसी विषय वस्तु को माध्यम बनाकर शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच विचारों के आदान प्रदान एवं परस्पर अंतर प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। तो बहुत ही आसान शब्दों में मैंने सभी चीज़ों को लिखा हुआ है एंड नोट्स आप स्वयं भी खुद पढ़िएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि टीचिंग किसको कहते हैं, कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें शिक्षक क्या करता है, किसी वस्तु को माध्यम बनाकर क्या करेगा, अपने विचारों को आदान प्रदान करेगा, बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ अपने जो विचार है उसको आदान प्रदान करेगा एंड उसके साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। तो ये आपका हो गया शिक्षण। नॉर्मल भाषा में समझ सकते हैं कि पढ़ाना या सिखाना। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए, विभिन्न मनोवैज्ञानिक के द्वारा शिक्षण का अलग अलग परिभाषा दिया गया है एंड ये स्टेटमेंट के तरह से आप समझिए एंड इसको एज इट इज याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको सवाल जो वो देखने को मिलता है। हालांकि कम सवाल देखने को मिलेगा, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक का नाम मैंने यहाँ पे नोट किया है एंड इसको याद रखिएगा। जैसे कि गेज, इसका कहना है कि शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना। ठीक है, जैसे कि टीचर यहाँ पे क्या करेगा कि बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेगा एंड अपना जो वो ज्ञान उनको देगा, ज्ञान प्रदान करेगा एंड इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंजिंग होता है। रायंस का कहना है कि दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है।
आगे है स्मिथ, तो शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यानी कि टीचिंग इज ए गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला कि किसने कहा है कि टीचिंग इज ए गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी, यानी कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, स्मिथ का कहना है। चलिए आगे देखते हैं। जेम्स एम थाइन, इनका कहना है कि समस्त शिक्षण का अर्थ है सीखने में वृद्धि करना, सीखने में वृद्धि करना। क्लार्क का क्या कहना है, तो शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रारूप तथा संचालन की व्यवस्था इसीलिए की जाती है जिसमें छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो देखिए क्लार्क वाला स्टेटमेंट एंड अभी मैंने आपको बताया था ये जो है आपका ये वाला गेज वाला स्टेटमेंट, दोनों लगभग एक जैसा है। यहाँ पे भी व्यवहारों को परिवर्तन करने की बात कही जा रही है एंड इसमें भी आपका जो है क्लार्क में भी व्यवहारों को परिवर्तन करने की बात कही जा रही है। तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए पहला लाइन को याद रखिएगा कि यहाँ पे एक प्रारूप के बारे में बात कही जा रही है, एक संचालन की व्यवस्था के बारे में बात कही जा रही है। तो इन वर्ड से जो है वो आप डिफरेंस को बना सकते हैं। आगे है स्किनर, तो इन्होंने कहा है कि शिक्षण अध्ययन को सरल बनाने की एक प्रक्रिया है। अध्ययन जो प्रोसेस है इसको आसान बनाने का एक प्रक्रिया है टीचिंग, एंड ये स्टेटमेंट आपका स्किनर जी का है। चलिए आगे देखते हैं शिक्षण की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ टीचिंग क्या है। तो शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों रूपों में होता है, यानी कि कला एवं विज्ञान कहने का मतलब कि इसमें आपका प्रैक्टिकल वाला बात तो होगा ही होगा, साथ ही आपका लॉजिकल वाला बात भी होगा। ठीक है, क्योंकि यह कलात्मक विकास के साथ साथ तार्किकता को भी बढ़ावा देता है, यानी कि लॉजिकल जो थिंकिंग है, लॉजिकल जो एबिलिटी है उसको भी यहाँ पे बढ़ावा मिलता है। ठीक है, जाहिर सी बात है टीचर जब बच्चों को पढ़ाएगा तो विभिन्न तरह के ज्ञान को देगा एंड वो ज्ञान को प्राप्त करके स्टूडेंट तर्क करना सीखेगा। ठीक है, अपना विकास करेगा। आगे है शिक्षण की प्रकृति त्रिध्रुवीय होती है, यानी कि ट्राइपोलर होती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शिक्षण के बारे में बात कही जा रही है, ना कि शिक्षा के बारे में। मैंने आपको शिक्षा के बारे में भी बताया था कि शिक्षा जो है वो बाइपोलर होता है, ट्राइपोलर होता है, एंड किन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था उसके बारे में मैंने आपको जिक्र किया था, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है शिक्षण के बारे में। ठीक है, तो आप इस चीज़ को उससे रिलेट नहीं कीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो शिक्षण की प्रकृति त्रिध्रुवीय होती है जिसमें शिक्षक, छात्र तथा पाठ्यक्रम शामिल है। ये वाला लाइन वहाँ पे भी देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे शिक्षण को बांटा गया है। रास नामक विद्वान ने शिक्षण को द्विध्रुवीय जबकि जॉन डीवी ने त्रिध्रुवीय माना है, एंड ये वाला जॉन डीवी वहाँ पे भी आया था, सेम चीज़ था, इसका वाला सेम है, लेकिन यहाँ पे द्विध्रुवीय यहाँ पे जो है रोज के द्वारा कहा गया है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, एंड वहाँ पे था एडम्स के द्वारा। आगे है शिक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया के रूप में कार्य करके उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होता है। ठीक है, तो शिक्षण क्या होता है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया के रूप में कार्य करके जो उद्देश्य होता है शिक्षण का, पढ़ने का, वो यहाँ पे पूरा होता हुआ दिखाई देता है। आगे है शिक्षण शिक्षक तथा छात्रों के बीच क्या होता है, पारस्परिक संबंधों की स्थापना करता है। जाहिर सी बात है आपका त्रिआयामी है, शिक्षक छात्र जो है यहाँ पे ये दोनों के बीच इंटरेक्शन का काम करेगा। कौन, ये जो प्रोसेस है टीचिंग प्रोसेस। ठीक है, अतः इसकी प्रकृति क्या होती है, अंतर प्रक्रिया के रूप में होती है। आगे है शिक्षण उपचारात्मक प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है, यानी कि कह सकते हैं डायग्नोस्टिक, यानी कि मान लीजिए स्टूडेंट्स को कोई चीज़ों समझने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, कोई वहाँ पे उनको प्रॉब्लम आती है, तो इस चीज़ को आपका टीचिंग प्रोसेस से दूर किया जा सकता है। शिक्षक उसको अच्छे से अगर पढ़ाएगा, अच्छे से ज्ञान देगा, तो हो सकता है उसका जो यहाँ पे कोई डाउट था उसका निदान किया जा रहा है, उसको यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है। अतः इसकी प्रकृति उपचारात्मक होती है। शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है, अतः इससे छात्रों का ज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं क्रियात्मक विकास होता है। तो जाहिर सी बात है पढ़ाने के दौरान जो है वो या पढ़ाने के बाद स्टूडेंट्स का यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो। चलिए आगे है आपका शिक्षण की प्रकृति भाषाई प्रक्रिया में सहायक होती है, जो भाषा विकास को बढ़ावा देती है। ठीक है, यहाँ पे टीचिंग से आपका जो लैंग्वेज प्रोसेस है उसको भी यहाँ पे कह सकते हैं डेवलपमेंट देखने को मिलेगा वहाँ पे भी, एंड लैंग्वेज में भी उनका कह सकते हैं सुधार होगा। शिक्षण प्रशिक्षण से लेकर अनुदेशक तक की सतत प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है, अतः इसकी प्रकृति सतत प्रक्रिया है। ये वाला लाइन याद रखिएगा कि शिक्षण जो प्रोसेस है वो आपका सतत है, यानी कि लगातार चलते रहता है। ठीक है, जैसे कि शिक्षा था, शिक्षा आपका जीवन भर चलते रहता है, उसी तरह शिक्षण वाला जो है आपका
कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये आपका चलते रहता है। ठीक है, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं शिक्षण की विशेषताएं। तो बहुत यहाँ पे ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है, लाइन को याद रखिएगा। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान, कौशल तथा अभिरुचियों को सिखाने या प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो टीचिंग जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक व्यक्ति यानी कि टीचर के बारे में बात कही जा रही है, दूसरे व्यक्ति को यानी कि स्टूडेंट के बारे में बात कही जा रही है। तो टीचर स्टूडेंट्स को क्या करेंगे? उनको ज्ञान देंगे, उनके स्किल को बढ़ाएंगे, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को सिखाएंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा? छात्र अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकता है। इस प्रकार शिक्षण की विशेषता सकारात्मक होती है, जो शिक्षण की प्रक्रिया से पूर्ण होती है। शिक्षण की यह विशेषता ही विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्षों को मोटिवेट करती है। एंड इस आधार पर शिक्षण की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। देखिए, शिक्षण एक गतिशील प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षण जो है वो हमेशा गतिशील प्रक्रिया है, हमेशा गतिशील रहती है। देखिए, समय के अनुसार शिक्षण में भी परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि तकनीकी संसाधनों की प्रगति ने शिक्षण के विविध रूपों को प्रभावित किया है। अधिगम के स्तर पर निवेश के कारण से भी शिक्षण को एक गतिशील संसाधन बनाया गया है। यानी कि प्राचीन समय में भी शिक्षण का कार्य होता था, आज भी होता है, लेकिन दोनों में अंतर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि समय समय के साथ उस चीज़ में अपडेट हुआ है। ठीक है, बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। लेकिन ये बात है कि शिक्षण आपका कभी भी रुका नहीं है, ये हमेशा जो वो गतिशील प्रक्रिया बन के रहा है। तो बस जो आपको यहाँ पे बोल्ड करके लिखा गया है, ये सब याद रखिएगा। आपको एमसीक्यू के फॉर्म में देखने को मिलता है कि बताइए इनमें से कौन सा शिक्षण का विशेषताएं नहीं है। तो ये सब लाइन आपको याद रखना है कि शिक्षण एक गतिशील प्रक्रिया है। इसके अलावा शिक्षण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। ठीक है, बाइपोलर प्रोसेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राचीन काल हो या मध्यकाल या फिर आधुनिक काल, शिक्षण प्रक्रिया हमेशा से बाइपोलर रही है और रहेगी। इस प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी हमेशा से दो ध्रुवों के रूप में विद्यमान रहे हैं। इसमें शिक्षक ज्ञान का निष्कासन करता है यानी कि ज्ञान देता है, तो शिक्षार्थी उस ज्ञान को अवशोषण करता है यानी कि सीखता है। आगे है शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। तीसरा लाइन, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण और समाज का अटूट संबंध होता है। समाज की आवश्यकता के अनुरूप ही विद्यार्थी ज्ञान को अर्जित करेगा। समाज के माध्यम से ही बालक में संस्कृति, इसके अलावा जन्य तर्कों का निर्माण होता है, जो उसे एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में सहायता करता है। ठीक है, शिक्षण सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है। तो टीचिंग प्रोसेस के थ्रू जो है वो बच्चे का यहाँ पे सर्वांगीण विकास हो सकता है। उनका बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक, सामाजिक, हर क्षेत्र में विकास देखने को मिल जाएगा। इस चीज़ को आप डायरेक्टली टीचिंग से मतलब कि एजुकेशन से लगा सकते हैं कि एजुकेशन की जो विशेषताएं थी वही वाला यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बच्चा पढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उसका डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, वो जीवन में कुछ अच्छा काम करेगा, उसकी क्रिएटिविटी जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, नए नए चीज़ों को खोज कर सकता है, अपना विकास कर सकता है। तो कुल मिला जुला के कहा जाए तो उसका सर्वांगीण विकास यहाँ पे पॉसिबल है टीचिंग के थ्रू, या फिर आप शिक्षा के थ्रू भी कह सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा चीज़ जो है यहाँ पे सेम देखने को मिलेगा। आगे है अधिगम के लिए प्रेरित करना। अधिगम कहने का मतलब है सीखना। ठीक है, सीखने के लिए प्रेरित करना। शिक्षण विद्यार्थी में ऐसी भावना का विकास करता है जिससे कि वह स्वयं सीखने के लिए प्रेरित हो। वस्तुतः विद्यार्थी को ज्ञान तभी दिया जा सकता है जब वह ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। आप किसी भी स्टूडेंट को जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकते। जब तक बच्चों में आंतरिक यहाँ पे मोटिवेशन ना हो या फिर दिल से इच्छा ना करता उसे पढ़ने को, तब तक वो पढ़ाई के प्रति मन लगाएगा ही नहीं लगाएगा। ठीक है, वो लगा ही नहीं सकता है। तो इसीलिए आप जो वो उनको मोटिवेट कर सकते हैं। टीचिंग के थ्रू जब आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं ताकि बच्चे जो है वो वहाँ पे ध्यान लगाएं एंड चीज़ों को सीखें। इस संदर्भ में शिक्षण प्रेरणा उत्पन्न करता है तथा शिक्षक बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करेगा यानी कि मोटिवेट करेगा। आगे है विभिन्न क्रियाओं का मिश्रण। शिक्षण विभिन्न क्रियाओं का मिश्रण होता है। इसके अंतर्गत विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण होगा, व्याख्या किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा, आदि तत्वों को शामिल किया जाता है। तो इसी कारण से इसको विभिन्न क्रियाओं का मिश्रण के नाम से भी जाना जाएगा। ठीक है, अगली विशेषताएं हैं शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। तो देखिए, व्यावसायिक क्रिया है, इसका कहने का मतलब क्या है कि शिक्षण को एक व्यावसायिक क्रिया भी माना जाता है। इसके द्वारा एक और शिक्षक को छात्रों की प्रगति
एवं उनके विकास की जांच करने में सहायता मिलती है, तो दूसरी ओर शिक्षक को इसका पारिश्रमिक मिलता है, यानी कि उनको यहाँ पे भत्ता भी मिलता है, डेली भत्ता हो गया, चाहे फिर मंथली भत्ता हो गया, मंथली सैलरी भी मिलता है। इससे टीचर का भी रोजी रोटी चलेगा एंड स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उनकी प्रगति हो जाती है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आया है पारिश्रमिक के बारे में, तो ये एक व्यावसायिक क्रिया इसको माना गया है। ठीक है, आगे है जटिल सामाजिक प्रक्रिया। शिक्षण को यहाँ पे जटिल सामाजिक प्रक्रिया माना जाता है। यह समाज के द्वारा समाज के लिए एवं समाज के अंदर संचालित होने वाली संगठित प्रक्रिया है। शिक्षण प्रक्रिया को की अपनी विशेषता होती है तथा समाज में शामिल सदस्यों के मनोभावों तथा सामाजिक मूल्यों से प्रभावित होती है। तो ये सब लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। ये वाला मैंने आपको प्रकृति वाला में भी समझाया कि शिक्षण का नेचर क्या होता है। तो शिक्षण को कला एवं विज्ञान दोनों माना जाता है। कुछ लोगों में जन्म से ही शिक्षक बनने के गुण होते हैं, अतः वे अपने स्वाभाविक गुणों के माध्यम से कुशल शिक्षक बन सकते हैं। इसके अलावा शिक्षण के में आपका लॉजिक भी देखने को मिलेगा, प्रैक्टिकल चीज़ों भी देखने को मिलेगा, तो इसी कारण से इसको कला एवं विज्ञान दोनों कहा जाता है। शिक्षण में संप्रेषण कौशल की प्रधानता होती है। संप्रेषण कौशल कहने का मतलब कि विचारों को आदान प्रदान करने का क्षमता, एंड आदान प्रदान कहाँ पे होता है, तो स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में। कोई भी शिक्षण तभी सफल माना जाएगा जब उसमें संप्रेषण कौशल की प्रधानता हो। संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच समझ के साथ होता है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संप्रेषण होता है। संप्रेषण के अंतर्गत शिक्षक विद्यार्थियों से प्रतिपुष्टि लेता है, यानी कि फीडबैक लेता है, जिससे शिक्षण को प्रभावी बनाया जाता है। इस प्रकार शिक्षण में संप्रेषण कौशल की प्रधानता अनिवार्य होती है, यानी कि संप्रेषण कौशल जो यहाँ पे अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट एंड टीचर के बीच जो वो इंटरेक्शन सही से होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। तो ये आपका जो है वो यहाँ पे लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स था, यहाँ पे लास्ट विशेषताएं थी। इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है, खास करके जो चीज़ें यहाँ पे बोल्ड में लिखी गई है ये सब चीज़ें याद रखिएगा, क्योंकि ये सब जो है वो ऑप्शन के थ्रू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे छोटा छोटा क्लास कर रहे हैं, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। एंड टॉपिक वाइज जो है वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न को भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। इससे आपको जो है यहाँ पे रिविजन भी साथ में होता चलेगा। एंड आज से आपका जो है वो क्लासेस कंटिन्यू चलेगा, डेली आपको टॉपिक देखने को मिलेगा, डेली क्लासेस जो है वो देखने को मिलेगी। ये जो टॉपिक है आपका टीचिंग थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। ठीक है, एंड ये वाला पढ़ने के बाद आपका यूनिट 3 एंड यूनिट 4 का बहुत सारा जो है वो कंटेंट कह सकते हैं वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसी से ये जो टॉपिक है वो रिलेटेबल है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देख लेते हैं अब। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना? बिल्कुल नहीं, केवल वर्ड आ गया है, टैग वर्ड। आपको अगर याद होगा टैग वर्ड वाला क्लास देखे होंगे तो आप इस ऑप्शन को ऐसे ही काट सकते हैं। छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना, तो बिल्कुल सही बात है। टीचिंग का एक मुख्य उद्देश्य होता है कि छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कठोर अनुशासन बनाए रखना, ये तो नेगेटिव वाला बात हो गया, ये गलत हो जाएगा। आगे है शिक्षण की प्रक्रिया का मूल तत्व क्या है? शिक्षण सामग्री, शिक्षक और विद्यार्थी का परस्पर संबंध। तो मैंने आपको क्या बताया, शिक्षण की प्रक्रिया का जो मूल तत्व क्या होता है कि इंटरेक्शन, स्टूडेंट एंड टीचर के बीच इंटरेक्शन जो है वो सही से होना चाहिए। आगे है आपका शिक्षण का अर्थ क्या है? विषयों को पढ़ाना, ज्ञान का ट्रांसफर करना, हस्तांतरण करना, सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाना, केवल पाठ्यक्रम पूरा करना। केवल वर्ड आ गया है, गलत हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाना, शिक्षण का अर्थ यही होता है। नेक्स्ट है आपका शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो टीचिंग का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अनुशासन बनाए रखना, शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी, केवल पाठ्यक्रम पर ध्यान देना, शिक्षक को कठोर होना। देखिए शिक्षक को कठोर होने की बात बिल्कुल भी आपका नहीं कहा जाता है। केवल पाठ्यक्रम पर ध्यान देना बिल्कुल गलत, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी, यानी कि स्टूडेंट का यहाँ पे जो है वो सक्रिय भागीदारी होना चाहिए। आगे है शिक्षण की प्रक्रिया किस पर आधारित होती है? शिक्षण की प्रक्रिया जो है आपका विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा पर आधारित होती है। आजकल का जो एजुकेशन है, आज का एजुकेशन वो आपका चाइल्ड सेंटर्ड है। चाइल्ड के इंटरेस्ट को यहाँ पे ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। ठीक है,
प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक में कौन सा गुण आवश्यक है? इफेक्टिव टीचिंग के लिए एक टीचर में कौन सा गुण होना चाहिए? केवल कठोर अनुशासन, ये तो नेगेटिव हो जाएगा। प्रेरणादायक व्यक्तित्व, बिल्कुल होना चाहिए। कठोर स्वभाव नहीं होना चाहिए। केवल ज्ञान का भंडार, केवल ज्ञान का भंडार, ये भी आपका गलत हो जाएगा। प्रेरणादायक व्यक्तित्व बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? इफेक्टिव टीचिंग के लिए सबसे उपयुक्त या सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? रटाना। देखिए, रटाने की बात कहीं पे भी नहीं की जाती है। मैंने इस चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन किया है आपका टैग वर्ड वाले क्लास में, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा। व्याख्यान विधि, लेक्चर के बारे में बात नहीं कही जाती है। लेक्चर भी आपका एक नेगेटिव वर्ड बन जाता है। केवल लेक्चर देना सही नहीं है। छात्र केंद्रित शिक्षण, केवल पाठ्यक्रम को पूरा करना, केवल पाठ्यक्रम को पूरा करना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? तो छात्र केंद्रित शिक्षण यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे है आपका शिक्षण की प्रकृति क्या होती है? तो शिक्षण की प्रकृति गतिशील होती है। इसके विशेषताएं में या फिर प्रकृति में ये वर्ड आपको देखने को मिला था, गतिशील होती है। शिक्षण की परिभाषा किसने दी थी? शिक्षण अध्ययन को सरल बनाने की एक प्रक्रिया है। तो शिक्षण अध्ययन को सरल बनाने की एक प्रक्रिया है, ये बात स्किनर जी का कहना था। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, शिक्षण की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? शिक्षण एक आजीवन प्रक्रिया है, यानी कि निरंतर चलते रहती है जीवन पर्यंत। जैसे कि शिक्षा होती है जीवन पर्यंत चलती रहती है, उसी तरह यह एक आजीवन प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। यह केवल परीक्षा केंद्रित है, गलत। या शिक्षक केंद्रित है, गलत। या केवल कक्षा में होता है, तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, शिक्षण के कितने प्रकार होते हैं? तो शिक्षण के 2 प्रकार होते हैं। जैसे कि शिक्षा का 3 प्रकार होगा, औपचारिक, अनौपचारिक, गैर औपचारिक। उसी तरह यहाँ पे जो है शिक्षण के 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक एंड अनौपचारिक, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो शिक्षक की भूमिका होगी ज्ञान देना, ये भी सही है। प्रेरित करना, मोटिवेट करना, बिल्कुल। मार्गदर्शन करना, ये भी सही है। उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। आगे है आपका, शिक्षण के दौरान शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों को प्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। केवल व्याख्यान गलत हो जाएगा। केवल अनुशासन गलत। केवल पाठ्यक्रम पर ध्यान देना गलत, ठीक है। छात्रों को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए। चलिए लास्ट, अच्छा 14 है आपका, प्रभावी शिक्षण की पहचान क्या है? छात्रों की रुचि, बिल्कुल छात्रों की रुचि को ध्यान में रखा जाना चाहिए। शिक्षक को कठोर व्यवहार करना चाहिए, गलत हो जाएगा। छात्रों का अनुशासन, केवल उच्च अंक, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रभावी शिक्षण तभी कहा जा सकता है जब छात्रों की रुचि को ध्यान में रखकर उनको ज्ञान दिया जाए, ठीक है। आज के क्लास का लास्ट सवाल है आपका, शिक्षण किस पर निर्भर करता है? शिक्षक की गुणवत्ता, पाठ्यक्रम की कठिनाई, परीक्षा प्रणाली, कक्षा का वातावरण। तो शिक्षण जो है आपका टीचिंग किस पे डिपेंड करेगा? शिक्षक की गुणवत्ता पे, क्वालिटी ऑफ टीचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये आपका जवाब हो जाएगा। एंड ये आपका पहला टॉपिक था यूनिट 3 का। इसके बाद आपका क्लास जो है वो लगातार आएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपको जल्द देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड अगर आप लोग आज का क्लास जो है वो आपको पसंद आया होगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा। एंड चैनल में अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि डेली प्रैक्टिस करना, डेली अच्छे से बेहतरीन तैयारी करना, तो आप लोग प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।